अब ये जो तुमने पढ़ा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, यही बात कर रहे हो ना? a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब इसमें सबसे पहले हम क्या होता है d निकालते हैं, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स, ये पता है? हाँ ठीक है। अब ये जो d है, अगर ये d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ऊपर जो 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन जो भी दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब समझते हो? नहीं मैम, इनकंसिस्टेंट भी तो होता है एक। क्या? हम कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं पता मैम, यही तो दिक्कत है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उनका कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन है, तीनों इक्वेशंस में कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है? तो उसका मतलब होता है कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन है। यूनिक मतलब एक, वन कॉमन सोल्यूशन। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो गिवन इक्वेशंस का वन कॉमन सोल्यूशन है, मतलब तो ये तीनों किसी एक पॉइंट से पास करेंगी, ठीक है? तो वो अच्छा होता है कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब होता है कॉमन सोल्यूशन, विद यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही। तभी मैं पूछ रही थी कि 3D आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो हर एक इक्वेशन है ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करती है, ये तुम्हें पता है ना? मतलब ये प्लेन रिप्रेजेंट करती है, ये मतलब लाइन नहीं, लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन है, जैसे दीवार की इक्वेशन है, समझ लो। तो ये कंसिस्टेंट हाँ विद यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास दो दीवारें, ऐसे मैं अभी लाइन की तरह बना देती हूँ पर मेरा मतलब दीवार से है। दो दीवारें ऐसे एक कॉमन पॉइंट, दो दीवारें कॉमन पॉइंट से नहीं जाती, एक्चुअली उनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है। तुम घर में देखोगे ना, जब भी दो दीवार होती हैं उनके बीच में अगर वो आपस में मिल रही होती हैं तो एक लाइन पे मिलती हैं, है ना? जैसे जमीन और ऊपर की जो वॉल है उसके बीच में एक लाइन कॉमन होती है। तो ये जो तीसरी मतलब ज्योमेट्रिकली ना भी समझो तो बस ऐसे समझ लो कि कोई आंसर ऐसा है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अब तुम 3D भूल चुके हो तो मैं उसमें उलझाती नहीं तुमको। कोई आंसर ऐसा है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा एक यूनिक आंसर एग्जिस्ट करता है अगर डी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? फिर d इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो या तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट का कंसिस्टेंट होगा, मतलब नो कॉमन सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हाँ, नो सोल्यूशन, ठीक है? और या फिर वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का यहाँ पर जब d इक्वल टू 0 में कंसिस्टेंट होता है, तो कंसिस्टेंट जब होता है तो कंसिस्टेंट विद
infinitely many solutions. मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में 2 सॉल्यूशन कॉमन हो या 3 सॉल्यूशन कॉमन हो, ऐसा नहीं होता। या तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा तीनों का, एक ही ऐसा पेयर ट्रिपलेट होगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। 2 केस बनते हैं इसमें, और या फिर नो सॉल्यूशन होता है। इतनी बात समझ आ गई? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये 2 केस हमारे पास आते हैं। कंसिस्टेंट विद, अगर कहीं पे लिखा है 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन, तो वो चॉइस को माइंड से निकाल दो। या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और या फिर इनकंसिस्टेंट होगा कि कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अब d नॉट इक्वल टू 0 तो हम चेक कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। d इक्वल टू 0 है। अब अगर d इक्वल टू 0 आ जाता है तो कैसे समझे? तो अगर तुम मैट्रिक्स मेथड देखो, तो मैट्रिक्स मेथड में तुमने पढ़ा था एडजॉइंट a इंटू बी, कि अगर d हाँ इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या पढ़ा था? इफ d इक्वल टू 0, फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना। और फिर हम देखते हैं कि ये एडजॉइंट ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट जो है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और यस मैम। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाती है मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये जो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसमें और कभी कभी इसमें भी इनकंसिस्टेंट वाला केस भी आ जाता है इसमें, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो वो हमें चेक करना पड़ता है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 होता है तो हम चेक करते हैं कि जो हमारे सोल्यूशंस आ रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, वो तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में भी पहले तो d नॉट इक्वल टू 0 है तो वही चलेगा। अब ये एडजॉइंट यूनिक। बी जो है, ये निकालना काफी लेंथी मेथड होता है ना। ये चीज जो है, ये लेंथी मेथड है। ये तो मैंने तुम्हें जस्ट रिकॉल करवा दिया रिजल्ट्स, पर ये लेंथी मेथड होता है। तो ये पेपर में एडजॉइंट ए 3/3 मैट्रिक्स का निकाल के और चेक करने में तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। तो अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो वही आ गया यूनिक सोल्यूशन, है ना, कंसिस्टेंट हो गया। यस मैम। और अगर d इक्वल टू 0 होता है तो क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं? देन फाइंड d1 d2 d3। हाँ ये D3। हाँ मैम ये ये आता है। d1 d2 d3 निकालना आता है। हाँ मैम। तो अब इस केस में अगर d1 0 आ जाए, d2 भी 0 आ जाए और d3 भी 0 आ जाए, अगर ये तीनों 0 आ जाते हैं तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस हो जाता है। ओके। ठीक है ना। अगर हाँ यूनिक सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट तो मतलब दोनों केस में कहलाएगा ना। कंसिस्टेंट मतलब कॉमन सोल्यूशन का होना। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हाँ भी हाँ। कंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट वर्ड तो दोनों जगह आता है।
लेकिन इसमें कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसमें कैसे है, सिंगल सोल्यूशन का केस। और अगर हमारा D1 मतलब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट हो गया ना इसमें, हाँ इक्वल टू 0 में। सेकंड में अगर D1 और D2 D2 और D3 मतलब तीनों में से कोई नहीं, एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कंसिस्टेंट के लिए सबको जीरो होना पड़ेगा, लेकिन इनकंसिस्टेंट के लिए कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ तो यस मैम। ये क्रैमर्स रूल है। ये समझ आ गया? हाँ मैम एक बार ऊपर करना, यूनिक सोल्यूशन वाला देखना। The system has infinitely many solution, exactly 3 solution, a unique solution, no solution. अब ये एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन होता नहीं है केस कभी भी, ठीक है ना। तो या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, या नो सोल्यूशन होगा, और या फिर यूनिक मैम वो सोल्यूशन। यूनिक तो सोल्यूशन। सबसे पहले डी तो चेक कर ही लोगे फटाफट तुम अपना, है ना। हाँ एक आइडिया लग जाता है हमको, 3 7 1 1 2 1 किया था तुमने इसका डी। एक 0। जीरो आ रहा है, तो अगर डी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है ये या तो नो सोल्यूशन होगा और या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो अब एक तो तरीका ये है कि तुम D1 D2 D3 निकालो, या इसका हाँ दूसरा एक और D1 D2 D3 निकालने में टाइम लगेगा तुमको, अगर तुम्हें लगता है तुम फटाफट कर सकते हो तो उससे कर सकते हो। या फिर एक और मेथड इस तरह से हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे इसमें क्या करो कि मान लो हम यहाँ पर ले लें लेट z इक्वल टू k। ठीक है, z को मैंने k ले लिया, और कोई भी दो इक्वेशन में z इक्वल टू k अभी पहले पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। मतलब वो तो मतलब कराने का मेरा फायदा नहीं है, ये हाँ फिर D1 वाई आ जाएगा, तो वाई पुट कर देंगे फिर इसमें। नहीं, मैं कह रही हूँ ये D1 D2 D3 वाले मेथड से तो तुम खुद भी कर सकते हो ना, ये तो कराने का मुझे जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ वो तो तुम खुद ही करके चेक कर लोगे। मैं तुम्हें एक और सिस्टम मेथड बताती हूँ, अगर तुम्हें फिर करके देखना तुम्हें किससे फास्ट कर पाते हो। तो मैंने z इक्वल टू के पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, अब मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ, कोई भी दो में पुट कर सकते हो। x प्लस 2y इक्वल टू 3 माइनस के, ये बन जाएंगे इक्वेशंस, ये हाँ फर्स्ट यस मैम। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको एक्स वाई के सॉल्व कर लो। अगर एक्स वाई के लिए सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन माइनस 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन कर दो, तो 3x माइनस 3x 0x हो जाएगा, 7y माइनस 6y y हो गया, इक्वल टू 2 माइनस के माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस के, ये आ गया। तो y आ गया यस यस मैम। के, यही आ रहा है ना, 7 1 माइनस 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन कर दी जिससे x कैंसिल हो जाए, तो 7 माइनस 6 y हो गया, और इधर 2 माइनस के माइनस 3, 2 माइनस के माइनस 9 प्लस 3 के, सो दिस इक्वल टू 2 के माइनस 7, ये y आ गया। ठीक है, हाँ यस मैम। अब y आ गया तो उसको यहाँ पे पुट कर दो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, और x निकाल लो। तो मान लो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y, 2y आ गया, x प्लस, हेलो। हाँ हाँ x प्लस 2y, 2y हो जाएगा 2 इंटू
2k माइनस 7 इक्वल टू 3 माइनस के, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 4k माइनस 14 इक्वल टू 3 माइनस के। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 4k उधर चला जाएगा और 14 भी उधर चला जाएगा, मैंने ये 5 के माइनस 5k, माइनस 7 की, हाँ है ना। तो x आ गया हमारे पास, y आ गया और z हमने k लिया है, तो उसको इसमें हाँ सब्स्टिट्यूट कर दो लास्ट वाली इक्वेशन में। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13, यही है ना लास्ट इक्वेशन। तो हाँ 2x प्लस 3, हाँ 2 इंटू 17 माइनस 5k प्लस 3 इंटू वाई क्या है 2k माइनस 7, जेड हमने k लिया 4k इक्वल टू 13। तो ये हो गया 34 माइनस 10k प्लस 6k माइनस 21 प्लस 4k। तो यहाँ पे देखो ये k माइनस 10k 6k प्लस 4k माइनस 10k सारा कैंसिल हो रहा है। k कैंसिल हो रहा है और ये क्या आ रहा है 34 माइनस 21, 4 माइनस 3, 3 माइनस 13 इक्वल टू 13। ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, हाँ हाँ है ना। हाँ yes, तो इस केस में मतलब ये है कि हम k की कोई भी वैल्यू लें, मान लो मैं k को 1 लेती, y को कुछ लूं, z को, y इसके हिसाब से आ जाएगा जो हमने निकाला और z भी इसके हिसाब से आ जाएगा, तो वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। अगर थर्ड इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करता, अगर k की यूनिक वैल्यू आती, तो उस केस में हमारा वो यूनिक तो हो ही नहीं सकता था यहाँ पे। अगर इस केस में हमारे पास कुछ कंट्राडिक्शन आती, मान लो 13 इक्वल टू 15 ऐसा कुछ बच जाता, तो नो सोल्यूशन हो जाता। yes मैम। ठीक है। हाँ मैम। तो ये जो है इस केस में इनफाइनाइटली सोल्यूशन था। तो अगर तुम्हारे पास कुछ कंट्राडिक्शन आती तो नो सोल्यूशन आता। कभी कभी होता है ना, जैसे के कट गए तो कुछ कंट्राडिक्शन आ गई, तो इफ यू हाँ गेट कंट्राडिक्शन देन नो सोल्यूशन। ये पता नहीं रुक जाता है। मतलब एक तो ये तरीका है, दूसरा वही है कि तुम D1 D2 D3 वो निकाल के और उससे कर सकते हो। तो तुम्हें जिससे उस वक्त कन्वीनियंट लगे वो मेथड फॉलो करना। ये तुम प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ओके मैम। अगर k की सिंगल वैल्यू आ जाए तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर तुमने मान लो ये d चेक ही नहीं किया होगा, तो d तो हमारा यहाँ तो आ चुका है, तो हमें पता है सिंगल सोल्यूशन का केस नहीं है, या तो नो सोल्यूशन आएगा या ठीक है। समझ आ गई बात। तो तुम्हारे क्वेश्चंस है, मैंने इसी तरीके से ही करने की कोशिश की थी। इसके बाद एक ये है ax प्लस वाई प्लस जेड, देन द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन था एक, ax abc नॉट इक्वल टू 1,
हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये दे रखा है ए बी सी नॉट इक्वल टू 1, और ये भी दे रखा है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये पता है तुम्हें? हाँ होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्यों कहते हैं दे आर ऑलवेज कंसिस्टेंट? मम्मी जीरो को देख के तो लगाते हैं होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस से। ये बिकॉज इक्वल टू में जीरो। 0 0 0 always satisfy them। हम्म। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट तो होंगी होंगी, क्योंकि 0 0 0 तो इनका सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा। अब इसमें या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो वो क्या है, हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हाँ ये ट्रिवियल क्या होता है फिर? ट्रिवियल का मतलब होता है 0 0 0 सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ओके। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन अदर देन दिस, मतलब कोई ऐसा नॉन जीरो वाला सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन में दो केस होते हैं। जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी जिसमें कि कांस्टेंट टर्म जीरो होती है, तो या तो उसमें ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है? जब d नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है, ये पता है तुम्हें? और यूनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और दूसरा केस वही बनता है d इक्वल टू 0। तो इस केस में यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो ही पॉसिबल है, क्योंकि नो सोल्यूशन का तो केस है ही नहीं ये। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट सोल्यूशन हाँ। एग्जिस्ट करते हैं तो वो अदर देन दीज तो होंगे ही होंगे ना, ये तो होगा ही होगा, बट इसके अलावा और दूसरे नॉन जीरो सोल्यूशन भी होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन प्लस अदर सोल्यूशंस। ठीक है, यस मैम। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल मैंने भी। सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो है। हाँ। ठीक है, given equations have non-trivial solution, non-trivial solution implies the given equations have, ये होमोजीनियस के केस में बात कर रही हूं मैं, ये ध्यान रखना। हाँ। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दिस implies d इक्वल टू जीरो। तो जब d इक्वल टू जीरो करोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है A11, 1B1, 11C इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को जब मैंने एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेना जैसे भी, तो ये हमारे पास आ गया ए बी सी माइनस, मतलब सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -2। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यस मैम। ए बी सी की अगर मेरे को ऐसी वैल्यूज मिल जाएं जो दिस इक्वल टू -2 हो जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो निकालना था ये एक्सप्रेशन 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी, ऐसे ही कुछ था ना, प्लस 1/1 माइनस। तो ऐसे नंबर सोचने थे जिनका प्रोडक्ट माइनस सम जो है इक्वल टू -2 आ जाए। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -2 ले लूं मान लो,
तो इसका प्रोडक्ट -8 हो जाएगा और सम जो है वो कितना हो जाएगा? या तीनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे? तीनों नेगेटिव लेंगे तो होगा, क्योंकि 6 चाहिए ना मुझे। एबीसी तीनों नेगेटिव ले लो, तो जब एबीसी तीनों नेगेटिव लेंगे तो ये -8 हो जाएगा, माइनस, और ये -2 -2 -2, तो ये हमारे पास आ गया -8 + 6, तो ये हो गया -2। तो मैंने एबीसी की वैल्यूज यहाँ पर गैस कर ली, और उसको जब मैंने यहाँ पुट किया 1 में, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/3 + 1/3 + 1, तो ये आ गया 1 + y + z = L x - 2y + z = m x + y - 2z = n। ये तो दिख ही रहा है कि D0 आ रहा है इसमें। हाँ 0 है। प्रॉपर्टीज से देखो ना, अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज तुम्हें याद हो, तो अगर तुम इसमें C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3 या R1 चेंजेस टू R1 कुछ भी अप्लाई करोगे, तो -2 + 2 बन रहा है सारे में, तो 0 0 0 आएगा ना, एक कॉलम 0 0 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 आई है, तो दिख ही रहा है, तो इसमें D0 है। अब इसको उसी तरह से ही फिर करना पड़ेगा, D1 D2 D3, LMN से भी कर सकते हो, और जो मैंने मेथड बताया उससे भी कर सकते हो, पर इसमें एक ये भी काम कर सकते हो, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और हमें दे रखा है L + M + N = 0, तो थोड़ा इसको आसान हो जाएगी सॉल्विंग। इन तीनों को ऐड कर दो, तो -2x + x, ये तो 0 = 0 आ रहा है, मैंने खुद यहाँ पे नहीं लिखी। तो हमें ये दे रखा है L + M + N = 0, तो अब हम अगर LMN से रिप्लेस करते हैं, तो हाँ, तो देखो इसमें ये फायदा हो रहा है, अगर हम D1 निकालते हैं और मैं यहाँ पर LMN लिखती हूँ, और ये आ जाएगा 1 - 2 1 1 1 -2, तो अगर तुम R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3 करते हो, तो क्या बनेगा ये? L + M + N, और ये 0 ये जाएगा। ये तो 0 दे रखा है ना, L + M + N = 0, ये तो गिवन है ना हमको, हाँ तो 0 उसको है, तो ये भी 0 0 जाएगा। 0 हो रहा है, तो D1 0 हो गया। हम्म तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म, ये वाली टर्म क्या आएगी? ये भी 0, ये भी 0, और M - 2 1 और N 1 - 2। अब तुम्हें पेपर में ये देख के समझ आ जाना चाहिए कि R1 + R2 + R3 0 हो रहा है। अब अगर मैं बीच वाले कॉलम में यहाँ पर LMN लिखती हूँ, सेंटर C2 में, इस जगह पे D2 निकालने के लिए, हम्म यहाँ पर अगर LMN लिखती तो भी 0 0 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ मतलब पे दिखाई दे रहा है कि D1 0 आएगा, D2 0 आएगा और D3 भी 0 आएगा। तो अगर सारे 0 होते हैं तो कौन सा सोल्यूशन होता है? इनफाइनाइटली मैनी। हाँ, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस हो गया। अच्छा। ठीक है।
तो ये होता है नहीं। समझ आ गई बात? हाँ आ रही तो है। ये अब D1 D2 D3 वाले मेथड से आसान पड़ गया। तो अब मतलब क्वेश्चन को देख के, समझ के, चॉइसेस को देख के हमें डिसीजन लेना पड़ता है एक्चुअली में मैथ्स में। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एग्जिस्ट करते नहीं है बेसिकली। जिस तरह से क्वेश्चन हो उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि भी ऐसा बन रहा है तो उस हिसाब से कर लिया। नहीं ऐसा प्रॉपर्टी से लगे कि लेंदी हो रहा है तो उस केस में फिर कुछ और सोचो। एडजॉइंट वाला मेथड तो बहुत लेंदी है। एडजॉइंट वाला 2/2 में तो चल जाता है। 2/2 में तो खैर वैसे भी हमें पता चल जाता देख के। अब ये लास्ट वाला जो है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू ए। अब तुम सोचो इसको कैसे करेंगे। सोचो थोड़ा सा। x प्लस वाई प्लस 2 3 3। देखो उसका डी तो 0 है ना। डी और जीरो मुझे नहीं पता डी जीरो आ रहा है। हाँ D1 1 2 1 0 1 2 1 3 ये है। ये निकाला तुमने? हाँ। ये 0 आ गया। हम्म। तो अब इनफाइनाइट सोल्यूशन होने चाहिए इसका मतलब, हाँ है ना? तभी सोल्यूशन होगा। तो इसमें वैसे ही कर लो। एबीसी से तो कोई फायदा नहीं क्योंकि एबीसी की तो हमें कंडीशन ही निकालनी है। तो इस केस में वैसे ही कर लो जैसे मैं पहले करा रही थी। लेट z इक्वल टू के ले लो। एक मिनट। एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीधा। हाँ के एक्स माइनस बी माइनस के। तो एक्स भी आ गया, जेड भी आ गया। अब हमें निकालना है वाई। तो हाँ एक मिनट कर रहा हूँ। वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। वाई आ गया ए माइनस बी प्लस। नहीं ये ऐसे ही कर लो। जेड के एक्स के, हाँ वाई तो निकालना पड़ेगा, उसी को पुट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू ए। और यहाँ से आ रहा है, इसमें x को k पुट कर दें और z भी पुट कर दें। इस वाली इक्वेशन में x और z की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। x जो है वो ए हमारा इज इक्वल टू ए आ रहा है। ए इज इक्वल टू ए आ रहा है। ए x इज इक्वल टू ए आ रहा y की क्या वैल्यू आ गई? है। वाई चाहिए ए माइनस बी माइनस के। हाँ। तो अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसको ये थर्ड हाँ इक्वेशन में put कर दो। तभी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे ना। डी तो 0 आ ही गया तुम्हारा, तो तुम्हें पता है इनफाइनाइट सोल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x की जगह b माइनस के 2 टाइम्स b माइनस के प्लस वाई है a माइनस बी माइनस के और 3k इक्वल टू c। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 2b माइनस 2k प्लस a माइनस बी माइनस के प्लस 3k इक्वल मैम टू बी इज इक्वल टू 0। है। बी इज इक्वल टू 0। क्यों? c भी तो है इधर। अरे हाँ बी इज इक्वल टू सी। k कट गया, 2b माइनस बी बी आया, a भी तो है बीच में। b प्लस a इक्वल टू है बी अच्छा हाँ हाँ हाँ। बी प्लस ए इज इक्वल टू सी। तो मैम इसको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते थे क्या? फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने सॉल्व ही किया है ना। थर्ड अच्छा इक्वेशन नहीं। थर्ड में पुट। यहाँ से हमने z ले लिया b माइनस के, z को हमने k ले लिया तो यहाँ से हमने x निकाल लिया। फिर फर्स्ट वाली में पुट करके हमने y निकाला, तो अब थर्ड में पुट करोगे ना।
मतलब दो इक्वेशन को यूज करोगे और थर्ड वाली में पुट करोगे। अब समझ में आया? अच्छा हाँ समझ गया। तो जो कन्वीनियंट हो वो यूज कर लो। जैसे सेकंड वाली कन्वीनियंट थी तो मैंने सबसे पहले इसी को यूज करा। अच्छा डी वाले तरीके से कैसे करते हैं फिर इसको? है वो D1 D2 वाले तरीके से कैसे करते हैं इसको? बहुत लेंदी पड़ेगा ना। ए बी सी पुट करूंगी यहाँ पे, देखो 1 0 1 2 1 3, तो हाँ। वैसे तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। नहीं, उसमें भी जल्दी हो हाँ जाएगा। उसमें क्या है, D1 D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें सीधा ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। सोल्यूशन एग्जिस्ट क्या रहा है? सोल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब है सारे डी को जीरो होना पड़ेगा। तो दिस हाँ। इम्प्लाइज D1 = 0। हमें बाकी डी से कुछ करना नहीं है अभी। तो तुम यहाँ पे एबीसी पुट कर दो। मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे, वरना कंफ्यूज ही होते रहोगे। एबीसी पुट कर दो और सेकंड कॉलम क्या, 1 0 1 और 2 1 3। तो यहाँ लिख दो 1 0 1 और 2 1 3। अब इसको एक्सपैंड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर दो, माइनस हम्म। माइनस देके। तो मतलब एक्सपैंड कर दो इसको, जिससे भी करो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे कर लो, एबीसी से गलती हो जाती है जल्दी जल्दी, वरना A × 0 - 1 माइनस, क्योंकि बाकी निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और D = 0 आ ही चुका है। तो दूसरा केस यही है कि DI 0 बनेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये आ गया -A -B + C = 0। सो दिस इम्प्लाइज C = A + B। ये ज्यादा बड़ी है नहीं, क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता वो है तो तो। सारे DI को 0 होना पड़ेगा। ठीक है।